चलो वेलकम बैक टू द क्लास। 14 क्वेश्चन हो गया, 15वां देखो। निम्नलिखित समअंकों से वित्तीय उत्तोलन की गणना करनी है। शुद्ध मूल्य दे रखा है 20 लाख रुपए का, ऋण क्षमता दे रखा है 2:1 का, ब्याज दर दे रखी है 12%, परिचालन लाभ दे रखा है 16 लाख रुपए का। हमारे पास क्या क्या वैल्यू है इसमें? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15 है। एक तो हमारे पास इसमें नेट वॉर्थ है कितने रुपए की? 20 लाख। इसके बाद डेब्ट इक्विटी दे रखा है 2:1। इसके बाद दे रखा है इंटरेस्ट रेट, वो है 12% का। और इसके बाद है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ही EBIT बोलते हैं। कितना? 16 लाख का। निकालना क्या है हमको? फाइनेंशियल लीवरेज। और फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या है? EBIT अपॉन EBT या EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट। ऐसे निकलेगा, ठीक है। करते हैं इसको। हाँ, दोनों में से कोई एक, दोनों की बात एक ही है। अब हमको चाहिए क्या? EBIT हमारे पास है, हमारे पास EBT नहीं है। और EBT कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट के साथ में। अब इंटरेस्ट का रेट तो पता है, लेकिन इंटरेस्ट किस पे निकालना है ये नहीं पता। तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे पहले। कैलकुलेशन ऑफ डेब्ट। कितना हमारे पास लोन है, कितना लोन है वो कैलकुलेशन करेंगे। देखो, हमको डेट इक्विटी रेशियो दे रखा है कितने का? 2:1। कहने का मतलब अगर इक्विटी 1 है तो डेट कितना है? 2, डबल है वो। तो इक्विटी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको? 20 लाख। यहाँ से लिख सकते हैं डेट्स बराबर 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आ गया? 40 लाख रुपया। अब यहाँ से इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? डेट्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। इसको करेंगे सॉल्व। 40 लाख मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाई 100, कितना आएगा? 4,80,000 रुपया। अब इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो FL बराबर हो जाएगा, ये दे रखा हमको 16 लाख रुपया EBIT, और EBIT फिर से लिखेंगे 16 लाख, और इसमें से माइनस करेंगे 4,80,000 रुपया। टोटल मिला के हो जाएगा 16 लाख डिवाइड बाई 11,20,000 रुपये, तो हो जाएगा 1.43। हो सकता 44 भी हो, क्योंकि राउंड ऑफ किया करेगा वो, है ना, इस तरीके से। बताओ, बात समझ में आ गई? ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो। 16वां क्वेश्चन। अनमोल लिमिटेड का वित्तीय प्रबंधक यह आशा करता है कि चालू वर्ष में ब्याज घटाने के पश्चात परंतु कर से पूर्व आय कितनी देर के? 40,000 रुपये। इसने 2 लाख रुपए के ऋण पत्र, 2 लाख रुपए के 7.5% पूर्वाधिकारी अंश तथा 10 रुपये वाले 5,000 समतांश निर्गमित किए हैं। वित्तीय उत्तोलन तथा वित्तीय उत्तोलन की मात्रा की गणना कीजिए। प्रति अंश आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि ब्याज एवं कर से पूर्व आय 30,000 रुपये और 70,000 रुपये है? कर की दर 25% है। एक टेबल हमको बनानी पड़ेगी इधर। क्वेश्चन नंबर 16 इधर रहेगा कैलकुलेशन टेबल। तीन कॉलम रहेंगे अमाउंट के। ये है प्रेजेंट वैल्यू, ये उसकी फ्यूचर वैल्यू है फर्स्ट वाली, और ये उसकी फ्यूचर वैल्यू है ये पास्ट होना चाहिए। पर्टिकुलर
अब थोड़ी सी कैलकुलेशन हमको करनी पड़ेगी, इधर तो स्पेस नहीं बचेगा शायद, उधर करते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि हमको यहाँ पे EBIT चाहिए, EBIT, और प्रेजेंट वैल्यू जो दे रखी है ना कितने रुपए, 40,000, वो लिखा है चालू वर्ष में ब्याज घटा काटने के पश्चात परंतु कर से पूर्व, मतलब ब्याज इसमें से काट दी गई है, ब्याज को काटना नहीं है इसमें से, है ना। तो ये दे रखा है तुमको EBT कितना, 40,000 रुपया, लेकिन अभी इसमें प्लस करेंगे हम इंटरेस्ट, तो ये EBIT बन जाएगा। कितना इंटरेस्ट प्लस करेंगे हम, देखो ज़रा कितने ऋण पत्र हैं इसमें, 2 लाख रुपए के 5% वाले, तो निकालेंगे यहाँ पे 2 लाख का 5%, कितना आएगा 10,000, तो ये कितना हो जाएगा टोटल मिला के 50,000 रुपये। अब यहाँ लिखेंगे 50,000, अगले वाले कितने 30 फिर 70, इसका 30,000 रुपया, इसका 70,000 रुपया। अब यहाँ से माइनस करेंगे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%। डिवेंचर पे इंटरेस्ट लगाएंगे, 2 लाख के डिवेंचर हैं, 10,000 रुपये का तो इधर आएगा इंटरेस्ट, 10,000 का इधर आएगा इंटरेस्ट, और 10,000 का इधर। इनको घटाएंगे कितने बचेंगे यहाँ पे, 40,000, यहाँ बचेंगे 20,000, यहाँ बचेंगे 60,000। इसको बोलेंगे EBT, टैक्स से पहले का है, इसमें से माइनस करेंगे फिर हम टैक्स एट द रेट ऑफ, कितना टैक्स है 25%, सबसे लास्ट में दिया है, एट द रेट ऑफ 25%। निकालो 40,000 का 25%, 10,000 इधर माइनस करना है, 20,000 का 25%, 5,000, 60,000 का 25%, 15,000। इसको भी लेस कर दो, कितना बचेगा इधर 30,000, इधर कितना बचेगा 15,000, इधर कितना बचेगा 45,000। ये बन जाएगा यहाँ से EAT, कहने का मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब इसके बाद वो माइनस करना पड़ेगा यहाँ से डिविडेंड। डिविडेंड के लिए क्या है, 2 लाख रुपए के हैं और 7.5% के पूर्व अधिकारी अंश हैं, एट द रेट ऑफ 7.5% ऑफ 2 लाख रुपीज़। ठीक है, निकालो 2 लाख का 7.5%, 15,000, इधर भी 15,000, इधर भी 15,000। इसको लेस करें कितने बचेंगे 15,000, इसको लेस करेंगे नील, इसको लेस करेंगे 30,000। ये बन जाएगा अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर। ये इक्विटी शेयर वालों के लिए पैसा बचा हुआ है जो उनको बांटा जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे हम नीचे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। कितने इक्विटी शेयर हैं हमारे पास, 5,000 इक्विटी शेयर हैं। इधर भी 5,000 इक्विटी शेयर है, इधर भी 5,000 हैं और इधर भी 5,000 हैं। इसको वैसे बंद करेंगे, फिर निकालना पड़ेगा यहाँ से हमको। उसने पूछा है ना हमसे EPS, अर्निंग पर शेयर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो EPS कैसे निकलता है, यहाँ फॉर्मूला लगाता हूँ मैं। अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर में आपको डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। 15,000 में 5,000 का डिवाइड कितना आएगा 3 रुपया। इसमें डिवाइड करेंगे नील, इसमें डिवाइड करेंगे 6 रुपये। बात आ गया तक समझ में, ठीक है।
ये टेबल होगी यहीं पे प्रिपेयर, इसमें कुछ नहीं करना है हमको। अब एक एक करके सारे आंसर करने हैं बस। चलो आंसर में क्या क्या पूछा है उसने। पहले तो वित्तीय उत्तोलन बताना है, फिर वित्तीय उत्तोलन की मात्रा बतानी है और प्रति अंश आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, ऐसे उसने पूछा है। तो पहली कैलकुलेशन रहेगी फाइनेंशियल लीवरेज की, कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज मतलब एफएल। कैसे निकलता है एफएल का फॉर्मूला क्या है? एफएल बराबर होता है EBIT अपॉन EBT। तो पहले हम फर्स्ट कंडीशन में निकालेंगे, ये वाली कंडीशन प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे पहले। प्रेजेंट वैल्यू का एफएल निकालेंगे। तो देखो प्रेजेंट वैल्यू EBIT कितनी है 50,000 डिवाइड बाय EBT कितनी है 40,000, इसका आ गया 1.25। सेकंड में निकालेंगे फ्यूचर वैल्यू के लिए, फर्स्ट वाली के लिए, और इसका भी निकाल रहे हैं हम एफएल। देखो इसका कितना दे रखा है 30,000 डिवाइड बाय 20,000, इसका भी आ गया 1.5। अब निकालेंगे एक अगले वाले के लिए फ्यूचर वैल्यू सेकंड के लिए, उसके लिए भी एफएल निकाल रहे हैं। अब इसका कितना है 70,000 और डिवाइड बाय कितना है 60,000, कितना आया 1.167 है ना, या 17 भी मान सकते हो उसको। बताओ तीनों बात समझ में आ गई? ठीक है। अब अगली कैलकुलेशन में कुछ क्या पूछा है उसने, DFL मात्रा पूछ रहा है ना, डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ DFL डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। तो DFL का फॉर्मूला क्या है? बताया था DFL का फॉर्मूला, बताया होगा, मैं बताता हूँ। तो परसेंट चेंज इन EBT अपॉन परसेंट चेंज इन EBIT। इसका फॉर्मूला ये है, परसेंट चेंज इन EBT अपॉन परसेंट चेंज इन EBIT। ये फॉर्मूला अब याद क्या रखना है तुमको, प्रेजेंट वैल्यू का DFL नहीं निकलेगा, फ्यूचर वैल्यू का निकलेगा। एक बार इसके साथ परसेंट चेक करना है और एक बार इसके साथ परसेंट चेक करना है अगले वाले के साथ में, समझ गए? चलो तो एक एक करके निकालते हैं। पहले निकाल रहे हैं 4 फर्स्ट के लिए, तो दोनों वैल्यू चाहिए, पहले परसेंट चेंज इन EBT फिर परसेंट चेंज इन EBIT। तो पहले परसेंट चेंज इन EBT निकाल देते हैं, चेंज इन EBT कैसे निकालेंगे? देखो EBT का चेंज कहाँ पर है, ये है EBT है ना, तो 40,000 से 20,000 रह गया, मतलब घट गया। कितना घट गया? 20,000 घट गया। यहाँ लिखेंगे 20,000 कितने में से घटा? 40,000 से मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आएगा 50%। अब अगला हमको देखना है परसेंट चेंज इन EBIT। अब EBIT का देखेंगे, इधर EBIT था 50 का, इधर रह गया 30 का, मतलब 20,000 घट गया। तो 20,000 डिवाइड बाई कितने से 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 40%। अब ये दोनों परसेंट वैल्यू को इस फॉर्मूले में फिट कर दो, यहाँ से आ जाएगा DFL। परसेंट चेंज इन EBT कितना हमारे पास 50%, परसेंट नहीं लिखा मैंने 40%, परसेंट से तो परसेंट कट जाएगा ना, तो कितना आ गया 1.25। याद आपको क्या रखना है कि ये वैल्यू माइनस में आएगी, क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें घटी हैं इसमें, बढ़ा कुछ भी नहीं है। क्लियर है वाली बात? चलो अगला देखते हैं कंडीशन सेकंड के लिए। 4
सेकंड के लिए। और फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, है ना, DFL बराबर क्या है, परसेंट चेंज इन EBT अपॉन परसेंट चेंज इन EBIT। तो पहले हमको ये निकालना पड़ेगा परसेंट चेंज इन EBT। चेक करेंगे, देखो पहले 50 का था, सॉरी इधर EBT पहले 40 का था, फिर 60 का हो गया, इसका मतलब 20,000 बढ़े हैं इसमें। तो लिखेंगे यहाँ पे 20,000 बढ़े, किस में बढ़े, 40,000 में, मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ गया, 50%। ये इंक्रीज वाला है ना। फिर लिखेंगे अगला परसेंट चेंज इन EBIT। चलिए इसमें देखते हैं EBIT में 50 से वो 70 का हो गया, 20,000 बढ़ गया, और कितने में बढ़ा, 50 में, मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ गया, 40%। अब इन दोनों वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला DFL का है। तो क्या है, 50/40, कितना आ गया, 1.25, लेकिन ये वैल्यू आएगी प्लस में। बताओ, बात आ गई समझ में। सारी चीज़ें हैं, FL की वैल्यू है, DFL की वैल्यू है, EPS भी है। पहले 3 रुपये का EPS था, फर्स्ट कंडीशन में निल हो जाएगा, अनफेवर है ये, और दूसरा बढ़ जाएगा तो ये फेवर में है। जब चीज़ें बढ़ती हैं, पहले वाले जितना आपके पास अगर उससे बढ़ा तो वो फेवर में है, पॉजिटिव है ना, और अगर घटा या निल हो गया तो अनफेवर में है, वो घटने पे अनफेवर रहेगा। क्लियर है वाली बात। चलो क्वेश्चन हो गया। तो देखो 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचनाएं दो कंपनियां X लिमिटेड और Y लिमिटेड संबंधित हैं। समतांश पूंजी दे रखी है दोनों की, 9% का ऋण पत्र है, ब्याज एवं कर से पूर्व आय दे रखी है, विनियोजित पूंजी दर दे रखी है। इसके बाद में X लिमिटेड के समतांशधारी इस बात से हताश हैं कि दोनों कंपनियों में समान अर्जन दर होने के बावजूद उनकी प्रति अंश आय Y लिमिटेड की तुलना में कम है। X लिमिटेड के अंशधारियों को संतुष्ट करने के लिए आपको बतलाना है कि उनकी पूंजी पर प्रति अंश आय कम क्यों है, कर की दर 50% मानी गई है। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 17 पूछा क्या है वैसे इसमें, अच्छा FL बताना है तुमको, है ना, फाइनेंशियल लीवरेज कितना कितना है आपका। कैलकुलेशन टेबल बनेगी इधर, दो ही वैल्यू रहेंगी X लिमिटेड Y लिमिटेड। एक वैल्यू X लिमिटेड के लिए, एक Y लिमिटेड के लिए। बताओ EBIT कितना दिया हुआ है, ब्याज एवं कर से पूर्व आय 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए है ना। लिखेंगे यहाँ पे, इसका भी 1 लाख रुपए है, इसका भी 1 लाख रुपए है। इसके बाद में हमको इसमें से इंटरेस्ट को लेस करना पड़ेगा, माइनस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ कितना परसेंट, 9%, एट द रेट ऑफ 9%। और किसका 9% है ये, 2.5 लाख का। तो पहली वाली कंपनी ने तो लोन लिया नहीं है, उसके यहाँ पे आएगा नहीं, दूसरे वाले ने लिया तो 2.5 लाख का 9% निकालो, 22,500। अब एक डिफरेंस तो हमको यही मिल गया कि एक ने लोन लिया और एक ने लोन नहीं लिया। जिसने लोन नहीं लिया उसकी इनकम ज़्यादा रहेगी, जिसने लोन लिया उसकी इनकम कम रहेगी। ये क्या बनेगा, EBT। इसका रहेगा 1 लाख रुपया और इसका कितना रहेगा, 77,500। चेक करो, ठीक है। अब इसमें से माइनस करना है आपको क्या, टैक्स, और टैक्स का रेट कितना है, एट द रेट ऑफ दे रखा था 50%। तो 1 लाख का 50% आएगा 50,000 रुपया। इसका निकालो 50%, हाँ
38,250, 38,750। इनको करेंगे लेस, ये बनेगा इधर क्या 50,000 और ये वाला 38,750, ये बन जाएगा EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब चेक करो कि यहाँ पे पूर्वाधिकारी अंश दे रखे हैं कहीं पे, प्रेफरेंस नहीं है क्वेश्चन में कहीं पे भी, है ना। तो ये जो इनकम है, यही वाली इनकम किसकी है, ये है अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर, यही अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर है। अब इसको कर देते हैं ऐसे हम बंद इधर, इसके बाद लिखते हैं इधर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब देखो जरा, 10 रुपये की एक शेयर है, अब 5 लाख रुपए के शेयर हैं पहले वाले के पास, तो 5 लाख डिवाइड बाई 10 और दूसरे वाले का रहेगा 2.5 लाख डिवाइड बाई 10। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक का तो है 5 लाख डिवाइड बाई 10 और दूसरे का है 2.5 लाख डिवाइड बाई 10। तो पहले का कितना आया 50,000 शेयर और इसके पास कितने हैं 25,000 शेयर, ये नंबर ऑफ शेयर आ गए इधर। अब यहाँ से निकलेगा EPS, अर्निंग पर शेयर। कैसे निकलता है ये, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर और डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। चलो इनको करेंगे सॉल्व। अब हम सॉल्व कैसे करना है, इस 50 में इसका भाग लाएंगे कितना आएगा 1 रुपया, इसमें इसका भाग लगाओ कितना आएगा 1.55। देखो इस वाले को कम रुपया प्राप्त हो रहा है, इस वाले को ज़्यादा रुपया प्राप्त हो रहा है, जबकि इसने कैपिटल भी कम लगाई थी लेकिन अर्निंग दोनों की बराबर होने के बाद भी। चलो अब कैलकुलेशन किसकी रहेगी इसमें, कैलकुलेशन ऑफ FL, फाइनेंशियल लीवरेज, और बताना है तुमको। अब कैसे रखेंगे फाइनेंशियल लीवरेज को, EBIT अपॉन EBT। पहले निकालेंगे 4x के लिए, कितना EBIT x में 1 लाख डिवाइड बाई EBT कितना है 1 लाख बराबर 1, तो इसका आंसर है। और 4y के लिए कितना है 1 लाख डिवाइड बाई 77,500, कितना आया 1.29। बस आगे बात समझ में, ठीक है।